Hello, hi, namaste everyone. This is Apurva Naik and welcome back to my YouTube channel आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के 2021 के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ईयर वाइज PYQs आपको प्रोवाइड करूँगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं जहाँ पे हमने 2023 और 2024 के जो भी क्वेश्चंस इवोल्यूशंस के आए हुए हैं वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2021 के क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप आसान है विद अपूर्वा नाइक नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये जो क्वेश्चंस है वो PDF फॉर्म में चाहिए होंगे तो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So according to the Oparin, which of the following is not present in the primitive atmosphere of the earth? So ये जो क्वेश्चन है ये ओरिजिन ऑफ अर्थ दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक जो है उस पर्टिकुलर यूनिट से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि अर्थ प्रिमिटिव अर्थ में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। ऑप्शन में दिया है मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो अगर हम देखें सो मॉडर्न थेरी जो ओपारिन एंड हाल्डन ने दी थी उसमें कहा था कि कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ, पहले की जो अर्थ थी उसमें क्या क्या प्रेजेंट था। तो पहली चीज़ तो थी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। सेकेंड थिंग, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे बिल्कुल नहीं था, ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट। नो ओजोन लेयर, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था इसलिए ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हुआ था। लाइट प्रेजेंट थी। उसके बाद गैसेस हम देखें तो मीथेन थी, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन्स। तो ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी। पूछा गया है कि पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। सो मीथेन तो प्रेजेंट था, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट थे और वाटर भी प्रेजेंट था। जो प्रेजेंट नहीं था वो था ऑक्सीजन। अनएरोबिक एनवायरनमेंट जो था वो पहले प्रेजेंट था, इसीलिए ऑक्सीजन ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम देखें तो D इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इसी पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ अर्थ से आया हुआ है। सो यहाँ पे पूछा है कि लाइफ इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड एज ए कोआ क्रीवेट्स दैट आर द फॉर्म बाय। सो फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म हुई थी जिसे हम कहते थे कोआ क्रीवेट्स, सो वो कैसे बनी थी, जिसे वो DNA से बनी थी, रेडिएशन से बनी थी, पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन से बनी थी या फिर हीट से बनी थी। सो द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्मेशन, that is a formation of life, is initiated from an ocean containing an organic compound. So organic compound जो भी oceans में present है वो एक साथ इकट्ठे हुए और जो compound वहाँ पे form हुआ था उसे हम कहते हैं कोआ क्रीवेट्स। So formation of कोआ क्रीवेट्स, the first is an complex organic molecule of primordial soup. Primordial soup मतलब जो भी primitive compounds थे, मतलब अमीनो एसिड्स है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स है, वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वो प्रेजेंट है ओशन में। सो इसीलिए हम ओशन को प्राइमोर्डियल सूप कहते थे। सो इन द ओशंस विच इज़ एग्रीगेट टुगेदर एंड दे फॉर्मिंग ए कोलाइडल सिस्टम and bounded by the water layer is called as a कोआ क्रीवेट्स। कोआ क्रीवेट्स विल बी लुकिंग कि ये जो सिर्फ एक वाटर लेयर से बंधा हुआ एक ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे होकर एक वाटर लाइक ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम फर्स्ट लाइफ जो थी जनरेट हुई थी वो इसी फॉर्म में जनरेट हुई थी, ऐसे हम कहते हैं। सो कोआ क्रीवेट्स कैसे बने थे कि जो भी प्राइमोर्डियल सूप में जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुए थे वो एक जगह आकर वाटर ड्रॉपलेट से, वाटर लेयर से वो बंधे हुए थे, उसे हम कहते हैं कोआ क्रीवेट्स। सो कोआ क्रीवेट्स इज नथिंग बट इट्स जस्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज कवर्ड बाय द सिंपल वाटर लेयर. So I hope you got this particular question. Have a power of self-growing and dividing by the budding like bacteria. They are intermediate between the molecules and organisms. Some of the proteins within the coa crevettes act as enzymes and begin a metabolic activity.
सो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म जिस फॉर्म में जनरेट हुआ था उसे हम कहते हैं कोआ क्रेविट्स, एंड वो पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन से फॉर्म हुआ था। इसीलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ सी, बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन दिस कोआ क्रेविट्स आर फॉर्म। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर डेवलप्ड। रिलेशनशिप डेवलप्ड हो रही है वो किसके कारण डेवलप्ड होती है? द फर्स्ट थिंग इज़ बिकॉज ऑफ बाय चांस, सेकेंड वन इज़ थ्रू द को इवोल्यूशन, थर्ड वन इज़ बाय द कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ वन इज़ थ्रू अ रिसोर्स पार्टिशनशिप कह रहे हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज़ नथिंग बट आर द क्लोज लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज वेयर एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म इज़ बेनिफिटेड। सो दो ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ रह रहे हैं क्योंकि उन दोनों में से एक को एटलीस्ट एक को उससे फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो दोनों ऑर्गेनिज्म अगर दोनों अपने अपने बेनिफिट के लिए खुद में चेंजेस कर रहे हैं और खुद में चेंजेस करके खुद का बेनिफिट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं को इवोल्यूशन। सो को इवोल्यूशन एज अ ड्राइवर ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। को इवोल्यूशन के बारे में देखें, सो वेयर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें म्यूचुअलिज्म आता है आर अडाप्टेड बाय द को इवोल्यूशन एज अ स्पीसीज अडाप्ट टू ईच अदर, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिकम मोर फाइनली टर्न एंड बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट्स। सो अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ने को इवॉल्व किया, को इवॉल्व मतलब एक साथ एक दूसरे के साथ इवॉल्व किया, अगर एक खुद में कोई चेंजेस ला रहा है उसके साथ दूसरा भी अपने में चेंजेस ला रहा है, तभी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती है। इसमें अगर एग्जांपल लेकर देखें, सो एग्जांपल इंक्लूड द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लावरिंग प्लांट एंड इट्स पॉलिनेटर, like bees and flowers are both are evolved to facilitate pollination. So pollination को facilitate करने के लिए bees होगी या फिर flowers होगी। अगर flowers में खुद में उन्होंने कुछ changes किए तो सिमिलरली bees या फिर birds भी खुद में changes करेंगे जिसके कारण वो pollination को facilitate कर सके। along with that उस flower से bees भी क्या कर सके, benefit ले सके। सो इसका अगर हम एग्जाम्पल लिए तो कंसिडर द यूका प्लांट। सो इस फिगर में यहाँ पर जो दिखाया गया है दिस इज़ द यूका प्लांट, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो इंसेक्ट दिखाया गया है दैट इज़ द यूका मॉथ। सो द मॉथ इज़ अ सोल पॉलिनेटर ऑफ द यूका एंड यूका इज़ द ओनली फूड सोर्स फॉर द मॉथ। अगर हम देखें सो दिस इज़ द इंसेक्ट विच इज़ ओनली द पॉलिनेटर फॉर दिस यूका प्लांट, एंड ये जो पॉलिनेटर है ये सिर्फ यूका प्लांट का ही एज अ फूड सोर्स यूज़ करता है। सो इवोल्यूशनरी दैट इज़ को इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन दोनों में कैसा होता है? ओवर द टाइम द प्लांट एंड द पॉलिनेटर हैज़ डेवलप्ड द ट्रेड दैट इन्हांस देयर इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट और द फ्लावर माइट इवॉल्व अ स्पेसिफिक कलर, शेप और अ सेंट टू अट्रैक्ट द पर्टिकुलर पॉलिनेटर। अगर प्लांट ने खुद में ऐसे कुछ चेंजेस किए जिसके कारण उन्होंने स्पेसिफिक कलर गेन किया, उनमें स्पेसिफिक शेप गेन किया या फिर पर्टिकुलर सेंट जनरेट किया टू अट्रैक्ट द पर्टिकुलर पॉलिनेटर, देन पॉलिनेटर माइट बी ऑल्सो डेवलप्ड अ स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट और अ बॉडी टू एक्सेस दोज फ्लावर। सो अगर प्लांट ने या फ्लावर ने खुद में ऐसे कोई चेंजेस किए हैं, सिमिलरली वो पॉलिनेटर भी खुद में ऐसे कुछ चेंजेस करेगा जिसके कारण वो ईज़िली वो जो पर्टिकुलर फूड है वो प्लांट से ले सके, अलॉन्ग विद दैट पॉलिनेशन कर सके। सो अगर दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खुद में चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं को इवोल्यूशन। और दोनों एक साथ को इवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को क्या दे सके, बेनिफिट दे सके। सो यहाँ पर अगर हम आंसर में देखें सो ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन द ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है क्योंकि बाय चांस नहीं, थ्रू द को इवोल्यूशन दे मेंटेन द symbiotic relationship. So B is the answer of this particular question. I hope you got this question.
बाद वाला क्वेश्चन है इंक्लूसिव फिटनेस के बारे में। सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अगर आपने वो वीडियोस देखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो महाराष्ट्र सेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। सो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे पूछा है इंक्लूसिव फिटनेस इज़ अ मेजर ऑफ। सो इंक्लूसिव फिटनेस क्या है? सो इट इज़ selective advantages of group fitness. It's a reproductive fitness of organism and its relatives. Selective advantages of assortative selection or selective advantages of stabilizing selections. So inclusive fitness is nothing but it is related to the altruistic behavior. जैसे कि altruistic behavior का टॉपिक डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। So inclusive fitness as theory possesses that the organism evolutionary success is not solely determined by its own survival and reproduction, but it's also depend upon the survival and reproduction of its relatives who share the proportion of the genes. So inclusive fitness is nothing but it is an evolutionary success जो है ऑर्गेनिज्म की, वो अपने खुद के ऑस्प्रिंग्स के सर्वाइवल पर डिपेंड होती है। अलॉन्ग विद दैट अपने रिलेटिव्स के सर्वाइवल पर भी डिपेंड होती है, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ वो कुछ अमाउंट में जीन शेयर करते हैं। सो इसीलिए इंक्लूसिव फिटनेस को हम हमेशा डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस ये दोनों के साथ एक्सप्लेन करते हैं। सो इसीलिए इंक्लूसिव फिटनेस जो है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट्स करेक्ट, बट अलॉन्ग विथ इट्स रिलेटिव्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस विच टोटली वी कंसिडर एज एन इंक्लूसिव फिटनेस। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ अ बी, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ इट्स रिलेटिव्स। सो उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द फाइलोजेनेटिक ट्री। So the group which are evolved from more than one ancestor is known as। अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा है evolved from more than one ancestors। So मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड हेट्रोफाइलेटिक ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। हम एक एक करके एक एक को डिस्कस करेंगे। अगर मोनोफाइलेटिक कह रहे हैं, मोनोफाइलेटिक मगर मतलब अगर हम किसी भी ग्रुप को यहाँ पे दिखा रहा है, सो एंसेस्टर्स से जो भी इवॉल्व हुए हैं ये सारे हम जब एक ग्रुप में कंसिडर करते हैं उसे हम कह रहे हैं मोनोफाइलेटिक। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें सो बी से एफ एंड सी इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ जी और एच और ई और डी इवॉल्व हो रहा है, ये सारे ग्रुप को एक साथ हम कंसिडर करेंगे मोनोफाइलेटिक। सिमिलरली इसे हम ऐसे भी अगर शो कर रहे हैं तो ये भी एक टाइप का मोनोफाइलेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकेंडली अगर हम देखें पॉलीफाइलेटिक, सो पॉलीफाइलेटिक मतलब जो मेंबर्स अगर ग्रुप में अगर हम ले रहे हैं वो अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हो रहे हैं, सो इसे हम कह रहे हैं पॉलीफाइलेटिक। दो अलग अलग यहाँ पर अगर हम देखें सो इसका जो कॉमन एंसेस्टर है दैट इज़ सी और इसका जो है एफ, ये दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग है, फिर भी ये दोनों एक ग्रुप में यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं पॉली। पॉली मतलब मल्टीपल, सो इसीलिए ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन होगा पॉलीफाइलेटिक। अगर हम ये दोनों को यहाँ पे ले रहे हैं जी और एच को, सो दिस इज़ ऑल्सो द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। आई होप यू गॉट इट। थर्ड अगर हम देखें पैराफाइलेटिक, सो पैराफाइलेटिक को अगर हम देखें सो यहाँ पे ए से अगर हम देखें तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ए से इवॉल्व हुआ है, सो ए इज़ अ कॉमन एंसेस्टर, बट ये इन सारे लोगों को दैट इज़ इन सारे ग्रुप को हम पराया करके सिर्फ इस ग्रुप को यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब ए से इवॉल्व हुए बाकी लोगों को यहाँ पर ना लेके सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप को हम एक ग्रुप में ले रहे हैं, बाकियों को पराया कर रहे हैं, सो इसे हम कहते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप। सो पैराफाइलेटिक का पराया, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अगर कॉमन एंसेस्टर से जनरेट हुए कुछ ग्रुप को हम ना लेके सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप को एक ग्रुप में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पैराफाइलेटिक। पॉली मतलब दो अलग अलग एंसेस्टर्स, दो अलग अलग कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए जब हम एक ग्रुप में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक। और मोनोफाइलेटिक मीन्स
एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से इवॉल्व हुए सारे लोगों को या सारे ग्रुप को हम एक साथ कंसिडर करते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक। सो यहाँ पे हमें पूछा है कि इवॉल्व फ्रॉम मोर दैन वन एंसेस्टर्स। सो मोर दैन वन एंसेस्टर पूछा है, इसीलिए इसका आंसर जो है दैट इज़ अ पॉलीफाइलेटिक। सो सी इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है दैट इज़ वाइसमैन प्रपोज द थ्योरी ऑफ। ये क्वेश्चन जो है वो लैंडमार्क्स से आया है, दैट इज़ लैंडमार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वाइसमैन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। उस थ्योरी का नाम यहाँ पे हमें पूछा है। ऑप्शन में दिया है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ प्लाज्मा सेल एंड कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। सो इस चीज़ को समझने के लिए वाइसमैन ने एक एग्जाम्पल दे के ये चीज़ समझाई थी। जर्म प्लाज्म, तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में क्या कहा था? द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म वॉज गिवन बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन इन 1894। सो इस थ्योरी में एग्जैक्टली कहा क्या गया था? This theory is also known as a continuity of germ plasm because according to the Weismann, the character that transfer to the next generation by the germ cells. So जो भी कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, सो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास क्यों होते हैं? क्योंकि वो जर्म सेल से पास होते हैं। अगर हमने कोई भी चेंजेस अपने जर्म सेल्स में की तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे। अगर वही चेंजेस हमने सोमैटिक सेल्स में की तो हम वो चेंजेस अपने ऑफस्प्रिंग्स में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कोई भी कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास करने के लिए वो चेंजेस जर्म सेल्स में होने ज़रूरी है। सो ही डिस्कार्ड द लैंडमार्क थ्योरी एज ही से दैट द ओनली दोज चेंजेस दैट विल बी हैपन इन द जर्म सेल विल बी इनहेरिट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन व्हाइल द चेंजेस इन द सोमैटिक सेल विल बी नॉट ट्रांसफर्ड। सो ये चीज़ें जो है वो जर्म प्लाज्म थ्योरी दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी में क्या कर दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। सो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें सो उन्होंने रैट लिया था एग्जांपल के कारण। सो यहाँ पे एक रैट है। सो रैट का उन्होंने क्या किया, रैट की जो टेल है वो टेल उन्होंने कट की अप टू द 25 जनरेशन। सो 25 जनरेशन मतलब एक रैट लिया, उसकी टेल कट कर दी, उसके बाद उसके जो ऑफस्प्रिंग आए उसकी ही टेल कट कर दी। ऐसे 25 जनरेशन तक उन्होंने क्या किया, उनकी टेल कट कर दी। अब उन्होंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, अगर यहाँ पे सोमैटिक सेल्स में यहाँ पर मैं चेंजेस कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रैट की मैं टेल कट कर रही हूँ, सो अगले जनरेशन में वो टेल नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर जनरेशन में ऑर्गेनिज्म की टेल कट कर दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑर्गेनिज्म आफ्टर 25 जनरेशन भी विथ टेल वो माउस क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे। सो ऑस्प्रिंग विद द नॉर्मल टेल यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। इसीलिए इस वाइसमैन ने ये कहा है कि अगर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस उसके सोमैटिक सेल में अगर हम कर रहे हैं तो वो चेंजेस अगले जनरेशन में पास नहीं होगी। वो चेंजेस अगले जनरेशन में पास करनी होगी तो उसके जर्म सेल्स में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास होगा। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर थ्योरी वॉज एक्सप्लेन बाय द वाइसमैन, और इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछे गए थे रिलेटेड टू द महाराष्ट्र सेट life science question paper. I hope you got this particular questions and you like this video. If you like this video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much, all the best and keep learning. Bye bye.